हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी तैयारी मस्त चल रही है ना। अब आपके पास मात्र आज तारीख हो गई कौन सी, 7 तारीख। 2 दिन का समय बचा हुआ है। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से अपने लेवल को सुधार लें सारे प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ। मैंने इसके पहले आप लोगों के लिए तीन चैप्टर वाली वीडियो बनाई थी। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। फर्स्ट के 3 चैप्टर थे, आज हम सेकंड 3 चैप्टर करेंगे। मतलब आज आपके 6 यूनिट कवर हो जाएंगे। पहले 3 हुए थे, अब 3 और हो जाएंगे, मतलब 6 यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट जो है, यहाँ से आप लोग 1 नंबर पक्के कर लेंगे। अब भी बता दिया मैंने, यहाँ से आप लोग 1 नंबर पक्के कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग पहला टॉपिक देख लीजिए। पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन पूछ रहा है। आप लोग ध्यान रखना क्या क्या पूछता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने तना पूछता है और जड़ पूछता है सबसे ज़्यादा। पर आप लोग देख लो, फल आम, केला, संतरा। आपको तो फल जान लोगे कि ये फल क्या होता है। बीज में गेहूँ, चावल, मक्का। जड़, अब जड़ बहुत ज़्यादा पूछता है। जड़ क्या होता है, गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली ये क्या है, जड़ होते हैं। पत्तियों में सरसों, पालक, मेथी, ठीक है, जिसके हम लोग खाते हैं, खाने वाली चीज़ें। और तना कौन सा, ऐसे मतलब सब्जियां हैं जिनके तना खाते हैं हम लोग। गन्ना, प्याज, आलू, इनके हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। यहाँ से आप लोग 1 नंबर कंफर्म कर लो। इसको आप लोग इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से निकाल लेना। इसके बाद पहला प्रश्न आप सबके साथ लूँगा मैं। प्रश्न में भी आगे बढ़ने से पहले फिर आप लोग यहाँ से भी 1 नंबर और पक्का कर लेंगे। 1 नंबर और यहाँ से पक्का कर लेंगे। इसके आगे हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। अभी आप लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण पॉइंट कर रहे हैं। खरीफ की फसल और रबी की फसल, और साथ साथ में इसके नीचे जायद की फसल, जहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में। रबी की फसल मतलब सर्दियों में बोई जाने वाली फसल। सर्दियों मतलब अभी बोई गई है, आप सबको पता है अभी बोई जाएगी, है ना, अभी बोई जाएगी। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, आलू आदि रबी में, ठंडी में, है ना, सर्दियों में। इसके साथ साथ खरीफ की फसल आप लोग देख पा रहे हैं, यह जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ मतलब वर्षा की फसल है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये क्या है, खरीफ की फसल हैं जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। अब देखते हैं जायद की फसलें। अब जायद की फसलें, इन्हें ही वाणिज्यिक फसल कहते हैं। मतलब इनको बेचकर हम लोग कुछ नकदी प्राप्त करते हैं, नकदी फसल भी कहते हैं। यह मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट, महुआ आदि, है ना। चलिए इसके साथ साथ एक पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग। भारत में 1960 से सन 2004 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब चलेंगे प्यारे मित्रों प्रश्नों की ओर। सुपर 100 प्रश्न लेंगे आपके साथ हम। तो आप लोगों को क्या करना है, बने रहना है एंड तक और वीडियो को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए अब ये पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारे पोषक तत्व। पहली यूनिट में सारे पोषक तत्व रहेंगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ देख पा रहे हैं, लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज, प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, ये प्रश्न आप लोगों ने लगा लिए ना, तो आपके मैंने बताया था पहले ही 25+ कहीं नहीं गए हैं। मैंने शुरू में 3 यूनिट पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। ये नेक्स्ट 3 यूनिट है, कल और लास्ट के 3 यूनिट आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है, पीडीएफ से भी पढ़ लेना है। गाजर में, अंगूर में, दूध में, सिरका में, बताइए। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर दूध हो जाएगा। और साथ साथ में हर 10 प्रश्न के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताने हैं, लिखते जाना है कितने सही किए हैं आप लोगों ने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। निशांतता बोल रहा है, मतलब रतौंधी। निशांतता को हम लोग कहते हैं रतौंधी, याद रखेंगे। किसकी कमी से होता है, ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए। बिल्कुल विटामिन ए। विटामिन ए का
फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और साथ साथ में रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी में क्या होता है, शाम के समय हमें आँखों पर धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग आम, पपीता ये खाते हैं, जिससे इसकी कमी दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। विटामिन डी कमी से बच्चों में होने वाला रोग को पूछ रहा है। विटामिन डी बेरी पेलेग्रा रिकेट्स स्कर्वी। बिल्कुल आप लोगों को उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल होते हैं, इनके दो प्रकार हैं। और इसकी कमी को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण होता है, लिख लेंगे आप लोग सूर्य का प्रकाश। और इसकी कमी से ही सूखा रोग होता है, इससे अपन लोग कहते हैं रिकेट्स, लिख लेंगे सूखा रोग, है ना। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। शहद में मुख्यतः होता है, क्या होता है शहद में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। शहद में क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। शहद मीठा पदार्थ है और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, मीठा होता है। और कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग प्रकार हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं, और अच्छे से पढ़ लेंगे वो वाला चैप्टर भी। निम्नलिखित, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप लोग। आपसे पूछ रहा है कौन सा अमीनो अम्ल पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है, कम अनिवार्य माना जाता है? वेलिन, हिस्टिडीन, मेथाइलोइन, ल्यूसीन। अभी अमीनो अम्ल किसका भाग होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे अमीनो अम्ल किसका भाग होता है और कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं हमारे मानव शरीर में। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा हिस्टेडीन। क्या प्यारे मित्रों, हिस्टेडीन आपका उत्तर जाएगा। आगे चलता हूँ लेके आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। मीठी शर्करा पूछ रहा है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सबसे मीठी शर्करा। बिल्कुल आप लोगों को उत्तर जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, ध्यान रखेंगे। और सुक्रोज भी मीठी शर्करा होती है, पर सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होती है ना। ठीक, आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। विटामिन सी का सर्वोत्तम सूत्र पूछा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अंडे की जर्दी, मछली का यकृत का तेल, कोड मछली के यकृत का तेल, सिट्रस फल। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर डी हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज़्यादा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके रासायनिक नाम आप बताएंगे विटामिन सी का। आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। आप लोगों से पूछ रहा है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन तेज़ गति से बनता है? ए, बी, सी, डी, बताइए प्रश्न का उत्तर। वीडियो में एंड तक बने रहना है, बहुत शानदार प्रश्न हैं। अभी हम पोषक तत्व से ले रहे हैं प्रश्न, इसके बाद हम लोग लेंगे पानी, हवा और प्रदूषण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वहाँ से भी। सुपर 100 प्रश्न हैं आप लोगों की क्लास में आज ये। बिल्कुल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से बनने वाला विटामिन आप लोग बताएंगे विटामिन डी, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से बनता है। और इसका स्रोत बताया था मैंने अभी आप लोगों को। चलिए आगे लेके चलता हूँ। आप देखिए ये पोषक तत्व आप लोग कर लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मैं लेके आ गया हूँ। इसकी अलग से एक क्या है, पूरी एक PDF है, ये इम्पोर्टेंट PDF है। देखिए इम्पोर्टेंट PDF ये है कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पोषक तत्व और स्रोत। हवा में कार्बन और ऑक्सीजन रहता है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है। पर ध्यान दीजिए, मृदा में ध्यान देना,
बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पूछता है पेपर में कि मृदा में बृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तो आप जानते हैं। एनपीके जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बट कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये भी रहता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना NPKCMS। NPKCMS मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, मतलब ये 6 को छोड़कर सब सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे। याद रखेंगे, ये परीक्षा महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। आप लोग को ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को ध्यान से देखना, पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए प्रश्न को, उत्तर करना है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग पूछ रहा है। रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, बाल, अस्थि, रुधिर। इसे सूखा रोग कहते हैं। और बताएंगे प्रश्न को उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, अस्थि। अस्थि प्रभावित होती है, मतलब हड्डियाँ प्रभावित होती हैं इस रोग की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको 10 प्रश्न सही करने के बाद कितने सही हुए हैं आपको अपने उत्तर बताना है। मेल करना है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मिलाइए, उत्तर करिए। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग मिलाएंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कूट, यहाँ पर देख लेंगे। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, वीडियो में एंड तक बने रहना है। 100 प्रश्न हैं, थोड़ा स्पीड भी चलेंगे अभी। इसका उत्तर आप लोग ध्यान रखना, A नंबर हो जाएगा। इसको मैच करेंगे, A का 3, B का 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 3 4 1 2 पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबाल एमीन, ठीक। इस तरह से ये आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं 10 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं आप लोगों के। 10 क्वेश्चन में कितने सही हुए पहले कमेंट बॉक्स से बता के आएँ पहले आप लोग सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलता वर्धक, बताया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल ध्यान रखना है, शरीर का निर्माण करने वाला कहलाता है। और शरीर को ऊर्जा देने वाले कौन कौन से 2 पोषक तत्व हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व ऊर्जा देते हैं? आगे, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मददगार है? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। विटामिन C की कमी से हमारे शरीर में संक्रमण नहीं होता, ध्यान रखना है। विटामिन C रहे तो हमारे शरीर में क्या नहीं होगा? संक्रमण नहीं होगा। विटामिन C रहना चाहिए। खट्टे फलों में विटामिन C देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन D क्यों अनिवार्य है? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। अब भी मैंने बताया था विटामिन D की कमी से हमारी अस्थियां क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। तो हमारी यदि हमारे शरीर में विटामिन D है तो हमें किस चीज़ से दिक्कत नहीं रहेगी? हमारी अस्थियां कमज़ोर नहीं रहेंगी, मतलब मजबूत रहेंगी, है ना। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। ये अभी पोषक तत्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक। 14 नंबर प्रश्न देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, कर्बी, बेरीबेरी, अरक्तता। अब भी बताया था मैंने। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अरक्तता। विटामिन B6 का पूरा नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। अरक्तता को हम लोग कहते हैं एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी, हीमोग्लोबिन में, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। अस्थियां संबंधी जहाँ भी आपसे पूछे ना, बिल्कुल आँख मूंद के विटामिन D लगाना है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं लेके प्रश्न को, पढ़िए ध्यान से आप लोग।
आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए निकट दृष्टि दोष से पूछा प्रश्न है। सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, सही द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके। बिल्कुल सही अवतल लेंस का प्रयोग करके आप लोग अपनी आँख के निकट दृष्टि दोष का दूर कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मुझे आप लोग बताएंगे। निकट दृष्टि दोष का लक्षण बताइए। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, अपने उत्तर लिखते जाना है और हर 10 क्वेश्चन के बाद अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तात्कालिक ऊर्जा या तात्क्षणिक ऊर्जा भी कहते हैं। एथलीट जो होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है तो वो क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तुरंत ऊर्जा चाहिए उनको तो क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, पर 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब समझना, तो सर वसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, वसा तो है पर तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे केला या चावल हमें तुरंत एनर्जी देता है, पर जैसे आपने समोसा खाया तो तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ देर बाद एनर्जी मिलेगी और लंबे समय तक रहती है वसा से। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए आप लोग ध्यान से। डिहाइड्रेशन पूछ रहे हैं आप लोगों से। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। किस पदार्थ की कमी से होगा? विटामिन, लवण, हार्मोन, जल। मैंने बता भी दिया, प्रश्न में ही बता दिया, जल की कमी से। जल की कमी से हमें डिहाइड्रेशन होता है। आगे लेके चलता हूँ मैं। किस विटामिन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। बेरी लोग पूछ रहा है किस विटामिन कमी से हो जाता है? B6, B2, B12, B1 बताएंगे। प्रश्न का उत्तर 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका B1 से। B1 की कमी से बेरी हो जाता है और B2 कमी से थायमीन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सॉरी विटामिन B1 का नाम थायमीन है, मैं क्या बता रहा हूँ। विटामिन B2 कमी से आप लोग बताएंगे रोग कौन सा रोग होता है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से। 20 प्रश्न हो गए हैं आप लोगों के। कमेंट बॉक्स में बताना है कितने सही हो रहे हैं। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। संतुलित आहार नहीं माना जाता। मैग्नीशियम विटामिन डी का, आयरन विटामिन सी का, कैल्शियम विटामिन सी का, आयरन विटामिन ए का। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। किसकी कमी होगी इसमें? बिल्कुल आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। आयरन और विटामिन सी की कमी होती है दूध में। ठीक है, इसलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। पढ़ेंगे ध्यान से प्रश्न को। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई पूछ रहा है आप लोगों से, बताएंगे। प्रश्न को उत्तर बताएंगे आप लोग। 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की समानता क्रिया में, उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, प्रजनन संबंधी विटामिन भी इसे कहते हैं। प्रजनन संबंधी विटामिन भी इसे कहते हैं, विटामिन ई को। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के, याद रखना, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के। 22 नंबर, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। B6, B2, B1, B12। साइनोकोबाल एमीन पढ़े आप लोगों ने। 22 नंबर का उत्तर जाएगा B12। इसका नाम ही है साइनोकोबाल एमीन, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। बी की कमी से रोग हो, बीमारी पूछ रहा है। रिकेट्स, घेंगा, विटामिन डी कमी से। अब भी बताया था मैं, रतौंधी या बेरी। 1 सेकेंड, बिल्कुल बेरी हो जाता है आपका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप लोग साथ में। एंड तक बने रहना, ये पोषक तत्व अब खत्म ही होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे प्रदूषण, महत्वपूर्ण टॉपिक। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत पूछ रहा है आप लोगों से। प्रोटीन के 2 समृद्ध स्रोत, मांस, अंडे, दूध, सब्जियां, सोयाबीन, मूंगफली, एक प्रकार की शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव।
24 नंबर प्रश्न का उत्तर सोयाबीन और मूंगफली, ध्यान रखना, दो सबसे समृद्ध प्रोटीन है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। इसके पहले भी एक और होता है, किसमें पाया जाता है मैंने बताया है आप लोगों को, वो उसका उत्तर बताएंगे आप लोग। सोयाबीन से भी ज़्यादा किस में पाया जाता है? चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न है पोषक वाले चैप्टर का, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? मतलब यकृत किसका संश्लेषण करता है? ए का, ई का, डी का, के का? बिल्कुल, विटामिन ए का संश्लेषण यकृत करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखना, अब ये ख़त्म हो चुके हैं आपके मौसम पोषक तत्व वाले चैप्टर। अब आप लोग आ जाएंगे कहाँ पर? प्रदूषण वाले चैप्टर में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कवर करवाऊँगा मैं, ठीक है? तो चलिए अभी आप लोग प्रश्नों में जाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण टॉपिक बता दे रहा हूँ। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में एक प्रकार की धूल भरी हवाएं चलती हैं हमारे भारत देश में, जिसे लू कहते हैं। आप सबको पता है क्या कहते हैं उसे? लू। अच्छा, इस लू को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिए, नार्वेस्टर, कालवैसाखी, चेरी ब्लॉसम। अब ये नार्वेस्टर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में चलने वाली हवाओं को, गर्म हवाओं को नार्वेस्टर कहते हैं। और यह किसके लिए महत्वपूर्ण? देखिए, चाय और चावल की खेती के लिए पूछता है। काल वैसाखी पूछेगा पश्चिम बंगाल में, और ध्यान रखिएगा चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, केरल में। कॉफ़ी के फूल के खिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेरी ब्लॉसम। इसके साथ साथ यहाँ देखिए आप लोग, आम्र वर्षा आपसे पूछे, आम्र वर्षा क्या है और आम्र वर्षा किस लिए महत्वपूर्ण? दक्षिण भारत में आमों के समय से पहले पकने के लिए उपयोगी है। बोडो चिल्ला भी आपसे पूछे, असम में नार्वेस्टर बोडो चिल्ला कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अच्छा, यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, वर्षा ऋतु में सबसे पहले हमारे भारत देश में मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, सबसे पहली वर्षा। इसके दो भाग होते हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग, दो भाग होते हैं इसके। एक अरब सागर की तरफ से आता है, ठीक है, और एक आता है बंगाल की खाड़ी की ओर से। ठीक, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर और कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अब चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर पर। यहाँ प्रदूषण से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मैंने। आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और अपने उत्तर बताने हैं। पिछले प्रश्न में आप लोगों ने अपने उत्तर बता दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए लेके चलता हूँ पहले प्रश्न पे। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। पढ़िए, बताइए उत्तर। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जल से। और भूमि कितना % है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताइए। वायु प्रदूषण किससे कारण होता है? बिल्कुल आपको उत्तर जाएगा धुएं के कारण। किससे कारण? धुएं के कारण। ठीक, आगे चलता हूँ लेके प्रश्न को पढ़िए। 3rd नंबर प्रश्न, अम्ल वर्षा का सबसे बृहद प्रदूषक है, पूछ रहा है आप लोगों से। तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर, तो सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड मिलकर पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जो कि पानी की बूंदों के साथ हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। यहाँ आ जाएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। हम यदि ज़्यादातर कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, बताइए। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा C नंबर, जल प्रदूषण। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होगा? जल प्रदूषण होने देखने को मिलता है। कीटनाशक से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, 20 उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? वही बताया मैंने, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। बताएंगे। बिल्कुल वाहनों से निकली गैसें सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं 20 उष्मायन के लिए। प्यारे मित्रों, प्रश्न, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर करने हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका?
सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का बताएंगे। प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पढ़िए ध्यान से 7 नंबर प्रश्न को। महासागर में जल स्तर की वृद्धि कारण पूछ रहा है, मतलब महासागर में पानी का स्तर क्यों बढ़ रहा है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, और क्यों पिघल रहा है वो बताएंगे आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। विश्व उष्मायन बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और आसपास के तटीय क्षेत्रों के राज्य या देश डूब में आ गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है। वृक्षों के द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। हम वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम कर सकते हैं। वृक्ष लगाएं, वायु प्रदूषण भगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, 1 सेकेंड। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। कौन विश्व उष्मायन के कारण पूछ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूछ रहे हैं। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्या होगा विश्व उष्मायन से, क्या होगा। भाई क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल वायु प्रदूषण है, इसलिए हो रहा है। आगे चलता हूँ लेके 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण पूछ रहा है आप लोगों से। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी के चारकोल से निकली गैस, ये सभी। ऑब्वियसली बात है, आपके वायु प्रदूषण के लिए ये सभी कारक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। 10 प्रश्न ये हो गए, मतलब आपके 40 प्रश्न हो गए, लगभग 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में आप लोगों ने कितना सही किया, 36 प्रश्न, 35 प्रश्न, सॉरी 35 प्रश्न। कितने सही किए हैं उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। किसका प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, नॉयलन के थैले का, चमड़े के थैले का, प्लास्टिक के थैले का। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है आप लोगों से। 44%, 23%, 40%, 21%। ये तो आप सबको पता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है हवा में, बिल्कुल 21% है। चलिए नाइट्रोजन कितने परसेंट है आप लोग बताएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक, कपड़ा, कागज़, धातु, प्लास्टिक। प्लास्टिक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरित गृह प्रभाव के लिए पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव पूछ रहा है, उसके लिए कौन सा रेडिएशन प्रभाव भी होता है। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए इसके लिए परावैंगनिक किरणें होती हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे आप लोग, परावैंगनिक किरणें लिख के रखेंगे हिंदी में। परावैंगनिक किरणें जैसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेंज कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, परावैंगनिक किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूँगा मैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते जाने हैं। पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। ग्लोबल वार्मिंग के फिर से आपसे कारण पूछा, जिम्मेदार पूछा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। आपसे पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन है, विश्व उष्मायन गैस कौन है। तो तीनों है, ध्यान रखना। CFC भी है, मेथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। 15 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है पूछ रहा है आप लोगों से। ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस अब भी पूछे पहले मैंने, है ना, आप लोग पता है मीथेन। ध्यान रखना है, मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख के रख लो आप लोग। ATP, STP, BOD, WPL। हालांकि मैंने इस पे बेस पहले की वीडियो में बनाया हुआ है ना। BOD ध्यान रखना प्यारे मित्रों,
या रख लेंगे आप लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लेना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। शुद्ध जल की बीओडी बताएंगे आप लोग, शुद्ध जल की बीओडी कितनी होती है और प्रदूषित जल की बीओडी कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे लेके चलूँगा मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। अत्यधिक चारण का परिमाप पूछा है, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, एंड तक बने रहना है, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है ना, सब्सक्राइब भी करना है। अत्यधिक चारण का परिमाप क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा चारण करने से क्या होगा, मतलब गऊ चराते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा, बिल्कुल मृदा अपरदन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्मॉग बनता है, धुंध बनता है, पूछा आप लोगों से, धुंध या कोहरा किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, बाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, धुआं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। बताइए प्रश्न का उत्तर। याद रखेंगे, धुआं और कोहरा से बनता है स्मॉग। धुआं और कोहरा से क्या बनता है? स्मॉग बनता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस पूछा है। दिवस से भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी आप लोगों को ध्यान रखना। 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को ओजोन दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना। और जलवायु दिवस कब मनाया जाता है, वही बताएंगे। ठीक, तो इसका उत्तर तो आप लोग करेंगे। विश्व ओजोन दिवस का उत्तर 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न आप लोग करेंगे 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को मैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे मित्रों। पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, ये ध्यान रखना। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे 1992 में। और कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना, कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरियो में, वाशिंगटन में या स्टॉकहोम में। ये प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में, याद रखेंगे। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है प्यारे मित्रों, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है, यहाँ पर हुआ था रियो डी जेनेरियो में। विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय प्रक्रिया योजना प्रकाशित हुई। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब हुई? ऑप्शन देखेंगे 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में। ध्यान रखना है 2008 में, 2008 में। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न हो गए हैं इस चैप्टर के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कितने सही हुए आप लोगों ने। प्रश्न को पढ़िए। खुरपका रोग पूछा है आप लोगों से। खुरपका रोग किस पशु को होता है, मतलब किस प्राणी को होता है? पशु को, पशु और भेड़ को, पशु और सुअर को, पशु, भेड़ और सुअर को। बताएंगे उत्तर। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का डी, पशु, भेड़ और सुअर तीनों को। पशु, भेड़ और सुअर तीनों खुरपका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की प्रसिद्धता पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्यों प्रसिद्ध हुए? रुधिर संचरण कारण, आनुवंशिकता के नियम कारण, ट्यूबरकल वेसिकल के कारण, पेनिसिलिन के कारण। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 24 नंबर प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, इसलिए फेमस हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बी की कमी से रोग होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, बेरी होता है। ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करना है। आगे चलते हैं लेके आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक सेकेंड देखिए, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है पूछ रहा है आपसे। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? थायमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थायमस की अल्प सक्रियता या थायराइड की अल्प सक्रियता से। बताएंगे। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, थायमस की अति सक्रियता से क्या होता है? ग्रेव का रोग होता है। चलिए आगे चलता हूँ लेके आप लोगों को। प्रश्न को पढ़िए। जीवाणु रोग किस में पाए जाते हैं? जीवाणु रोग किस में? पौधे में, पशु में, मानव में, इन सभी में। 27वां प्रश्न का उत्तर इन सभी में।
पौधे में भी, पशु में भी, मानव में भी, ठीक है, तीनों में। चलिए आगे चलते हैं लेके आप लोगों को। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। प्रश्न को पढ़ेंगे। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? हत जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षकों का या सक्रिय जर्मों का? बताएंगे? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जीवित प्रतिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है चेचक के टीके के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिल्डोपा, पेनिसिलिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन की मदद से हम लोग रूमेटिक रोग का इलाज करते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न आ गया आप लोगों के सामने। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है बराबर मात्रा में आरएनए और डीएनए, आरएनए की अल्प मात्रा के साथ डीएनए, केवल आरएनए या केवल डीएनए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल आरएनए। और इन्फ्लुएंजा के विषाणु का जो है टेस्ट भी किया जाता है, तो आरएनए का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आरएनए विषाणु के रूप में भी इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। 30 प्रश्न हो गए, कितने सही किए आप लोगों ने मुझे बताएंगे आप लोग 30 प्रश्न में से। आगे लेके चलता हूँ मैं। ये बीमारी वाला, पोषक तत्व वाला चैप्टर भी खत्म होने वाला है। इसके आगे हम लोग प्राकृतिक उपज करने वाले हैं, वस्तुएं करने वाले हैं, ठीक है। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, एक कोश की शैवाल द्वारा। साधारण जुकाम, ये 12वीं में है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वायरस द्वारा, साधारण जुकाम वायरस द्वारा होता है, नॉर्मल कोल्ड कहते हैं इसे। आगे लेके चलता हूँ मैं। निद्रा रोग इसके द्वारा होता है, निद्रा रोग पूछा आप लोगों से किसके द्वारा होता है? एस्चरिचिया द्वारा, मीसेरिया द्वारा, एंटाबीवा द्वारा, ट्रिप्नोसोमा द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा ही आएगा। ट्रिप्नोसोमा, ध्यान रखना, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। आगे चलता हूँ मैं, प्रश्नों को पढ़ना है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था। H5N1 1991 में, 1995 में, 1997 में, 2001 में? ध्यान रखना 1997 में। चलिए आगे चलते हैं लेके। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक किससे कारण होता है? रूबियोला वायरस, बेरियोला वायरस, बेरिशेला वायरस, मिक्सो वायरस? 34 नंबर प्रश्न का उत्तर ध्यान रखेंगे, बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस से होता है आपका क्या? चेचक। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करते हैं वाले जीव हैं? मलेरिया, एड्स? अच्छा, प्रश्न का मैंने पूरा ऑप्शन नहीं लिया है, छोड़ो, आप लोग उत्तर बता दें कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो रहेगा आपका प्राकृतिक उपज एवं प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। हम लोग यहाँ पे फसल के बारे में, मृदा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेंगे। मृदा के अध्ययन, भारत की मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पेडोलॉजी, पेडागोजी नहीं, पेडोलॉजी, ठीक। अच्छा, मृदा का वर्गीकरण ध्यान रखिएगा, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की तथा 27 गौर प्रकार की मिट्टियों की पहचान की। मतलब हमारे भारत देश में प्रमुख प्रकार की मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं बताएंगे आप? 8 प्रकार के प्रमुख प्रकार की मिट्टी होते हैं और 27 प्रकार की गौर प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। उनमें से ध्यान से देखेंगे आप लोग, जलोढ़ मृदा सबसे अच्छी मात्रा में और सबसे ज़्यादा मात्रा में 23% में, काली मृदा 43% में, काली मृदा 15%, लाल एवं पीली मिट्टी 18%, लेटराइट मिट्टी 3.7%। आपसे पूछ सकता है कि उनका क्षेत्रफल कितना है करके, और सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और नोट करेंगे मेरे साथ में। जलोढ़ मृदा के बारे में आप लोग बताएंगे, तो जलोढ़ मृदा के बारे में नोट कर लीजिए आप मेरे साथ में। क्या होती है? एल्यूवियल सॉइल कहते हैं इसे। जलोढ़ मृदा के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है वो भी आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। ये एक PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, और किस फसल की इसमें बुआई होती है वो भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद काली मिट्टी के बारे में देख लेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये देखिए लाल मिट्टी के बारे में है, काली मिट्टी के बारे में है ना। और यहाँ पर देखिए आप लोग
लेटराइट मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी के बारे में। तो इस सारा मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से निकाल लेंगे। अब आप लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबके साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे झूम खेती वाला। ये पिछली बार बहुत पूछा प्रश्न है। झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है, कृषि का एक प्रकार है। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये कृषि का एक प्रकार है झूम खेती। और झूम खेती कहाँ की जाती है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झूम खेती कहाँ की जाती है। इसका उत्तर दो, कृषि का एक प्रकार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? मृदा की उर्वरता मतलब मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं करती। समोच्च रेखित जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती, स्थानांतरित कृषि। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। स्थानांतरित कृषि ध्यान रखना, मतलब बदल बदल के। नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती, मतलब आप एक जगह खेती किए फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो उससे क्या होगा कि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूँगा मैं आप लोगों को। भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के साथ और सूखों से बहुत अधिक प्रभावित है। उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं होगा? व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, फसल कैलेंडर में परिवर्तन, कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार, बाढ़ और सूखे की दशाओं के सर्वाधिक उपयुक्त फसलों के चयन पर बल। बताएंगे प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ध्यान रखेंगे फसल कैलेंडर में परिवर्तन। आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? बीज का उत्पादन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल राजस्थान, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान में देखने को मिलते हैं। आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। वन आच्छादन के काम कम होने का कारण क्या है? वन आच्छादन मतलब वनों की कमी होने का कारण क्या है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। यहाँ बढ़ती आबादी आप लोग उत्तर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कथन से बेस्ड है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ध्यान रखना, हमारे भारत देश में कृषि क्रांति, हरित क्रांति लाने का जनक किसे कहते हैं? हमारे देश में हरित क्रांति कब आई और हमारे देश में दुग्ध क्रांति किसने लाया, ये भी आप लोग बताएंगे। और कब आया दुग्ध क्रांति, ये भी आप लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वहाँ से। भारत में कृषि भूमि के प्रति व्यक्ति ह्रास के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या उत्तरदायी है? प्रति व्यक्ति कृषि ह्रास के लिए क्या क्या उत्तरदायी? बताएंगे आप लोग उत्तर। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता, उत्तराधिकारियों में समान रूप से भूमि का बंटवारा करने का प्रचलन, खेती करने की पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल। अब यहाँ कूट देख लीजिए आप लोग, 1 और 2, 2 और 3, 1 4, 2 3 4। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बी कर लेंगे। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 कौन कौन से? देखिए, जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता बिल्कुल सही है। उत्तराधिकारियों के समान रूप से भूमि का बंटवारा करने का प्रचलन, ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? गेहूं और सरसों, मतलब किसको इस्तेमाल नहीं करते आप लोग? इसके बाद गेहूं तथा चिकपी, फिर इसके बाद चावल तथा मूंगफली, मूंगफली तथा सूरजमुखी, किसको शामिल नहीं करते? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर, चावल और मूंगफली। चावल के साथ मूंगफली कैसे करेंगे? निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? इससे वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। मक्का, चना, प्याज, गेहूं। बताएंगे प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल प्याज। प्याज आपका एक क्या है? नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। रबी मतलब सर्दी में नहीं बोई जाती, बिल्कुल जूट। जूट सर्दी में नहीं बोई जाती। आगे चलते हैं। अंतर्वर्ती फसलें हैं, अंतर्वर्ती फसलें बोल रहे हैं आपसे, जायद की फसलें, याद रखना, जायद की फसलें कहते हैं इनको। अंतर्वर्ती फसलों को जायद की फसलें भी कहते हैं। अब इस प्रश्न को और अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। एक सेकेंड, इसको हम अरेंज कर देते हैं।
वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशकों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तर बताएंगे। ध्यान रखेंगे, वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं, ये याद रखना है आपको, ये नकदी फसलों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो प्यारे मित्रों, ये थे आज के सुपर 100 प्रश्न। अब आप लोगों ने कितने सही किए हैं मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 100 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना है। थैंक यू सो मच।